Hello students, I am going to discuss NEET 2020 chemistry paper which was conducted on September 2020. So let me start the discussion. The question says sucrose on hydrolysis give alpha D glucose and beta D glucose, alpha D glucose and beta D fructose, alpha D fructose and beta D fructose and this beta D glucose and alpha D fructose। तो जब ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस होता है तो ग्लूकोज दो कंपाउंड में टूटता है। फर्स्ट उसके अंदर बनता है ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म और दूसरा बनता है बीटा फॉर्म। हालांकि ये दोनों फॉर्म आगे जाके अगर लीनियर पार्ट में कन्वर्ट हो जाए तो अल्फा बीटा भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में गिवन है अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म तो ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म और फ्रक्टोज का बीटा फॉर्म कंबाइन करता है तो जाके सुक्रोज बनता है। तो सुक्रोज के जो कंपोनेंट है जो दो यूनिट सुक्रोज में प्रेजेंट होती है उसी को हम स्पेसिफाई कर देते हैं, जो कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज है। द क्वेश्चन सेज एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन टू पेंट 2 इन इज। सो अगर हम 2 ब्रोमो पेंटेन लेते हैं, यानी अगर मैं एक पेंटेन लेता हूं जिसमें 2 नंबर कार्बन पर ब्रोमीन लगा है और इसकी रिएक्शन से मैं एक कंपाउंड बनाता हूं जिसको हम पेंट 2 इन बोल रहे हैं, तो आप इसमें 5 कार्बन के साथ इस तरीके से यहां पे डबल बॉन्ड रखते हैं जिसे पेंट 2 इन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन के पास 3 H है, इस कार्बन के पास 2 H है। इस बेसिस पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड काफी ज्यादा स्टेबल है जिसमें 5 अल्फा H प्रेजेंट है। इस बेसिस पे आप कहेंगे कि ये कंपाउंड काफी ज्यादा स्टेबल बना है। इसमें अगर मैं इस पार्ट को अल्फा फॉर्म लेता हूं, अल्फा कार्बन लेता हूं, तो ये बीटा कार्बन है, इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं। तो ए ऑप्शन में गिवन है बीटा एलिमिनेशन, यानी आपने बीटा पार्ट से H हटाया तो इसको हम बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है। फॉलो जेस्टिव रूल, इससे जो कंपाउंड बनता है मेजर फॉर्म में वो स्टेबल कंपाउंड है, तो जेस्टिव रूल भी फॉलो करता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों इसने हटाए हैं तो इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल हटाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आप ए, बी और सी तीनों ऑप्शन उसमें ले सकते हैं। तो इस बेसिस पे आप कहेंगे कि ए, बी, सी के साथ 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन से द नंबर ऑफ फैराडेज F रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द मोल्टन CaCl2। तो हम देख सकते हैं कैल्शियम का एटॉमिक मास भी हमें गिवन है 40 है। आपको 20 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन करना है फ्रॉम Ca+2। Ca+2 से आपको Ca ऑब्टेन करना है कैल्शियम, और इसका आपको 20 ग्राम गिवन है, 20 ग्राम। तो इसके मोल कितने होंगे? मोल होता है वेट अपॉन मास नंबर। मास नंबर यहां पे 40 है, तो आप ये बोल सकते हैं इसके 1/2 मोल, Ca+2 के 1/2 मोल को हमने Ca कैल्शियम में कन्वर्ट किया है। अब आप ये भी जानते हैं कि 1/2 मोल अगर मैं लूं तो 1 मोल के अंदर मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन की सप्लाई इसको करनी पड़ती है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके डबल होंगे, यानी 1/2 × 2 आप लिख सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसे हम 1 फैराडे बोलते हैं, जिसका वैल्यू 96500 होता है। तो इस बेसिस पर आप बोल सकते हैं हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 20 ग्राम Ca+2 ऑब्टेन करने के लिए। द क्वेश्चन सेज एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर विद ए सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस इज। तो हमें यह बोला गया कि बॉडी सेंटर्ड यानी BCC है। तो BCC में हम क्या करते हैं, जैसे अगर आप बॉडी डायगोनल लेते हैं तो बॉडी डायगोनल में इस तरीके से 3 पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, और तीनों पार्टिकल का अगर आप टोटल लेंथ लेंगे ये वाला, तो आप ये बोल सकते हैं ये लेंथ आपका 4r के इक्वल होता है। साथ में अगर मैं उस क्यूब की एज लेंथ a लेता हूं तो a √3 ये उस बॉडी डायगोनल की लेंथ भी होगी। हमें क्वेश्चन में गिवन है विद एज लेंथ 288 गिवन है, तो 4r = a इंटू ये a जो है ये आपका 288 है।
288√3। तो आप देख सकते हैं 288√3 ये आपका बॉडी डायगोनल है जो कि 4r के इक्वल होगा। तो इस बेसिस पर अगर आप r निकालते हैं तो ये वैल्यू आपकी आती है 288√3/4। तो क्वेश्चन में पूछा गया एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर विद एज लेंथ 288 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ एटम एटॉमिक रेडियस इज, तो आप 288√3/4 288√3/4 यानी ये फोर्थ ऑप्शन आंसर के तौर पर ले सकते हैं। Hi, the question say HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl. Which of the following compound crystallizes? सो हम यहां देख सकते हैं हमें तीन कंपाउंड दिए गए हैं। सबसे पहला कंपाउंड है आपका NaCl, दूसरा कंपाउंड आपका MgCl2 और तीसरा कंपाउंड आपका CaCl2। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों कंपाउंड का अगर आयनिक कैरेक्टर देखें तो हम देख सकते हैं कि Mg पर +2 चार्ज भी यहां प्रेजेंट है। ज्यादा चार्ज होने के कारण इसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा, ये साइज में भी छोटा है, तो आप ये बोल सकते हैं इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, जिससे इसका Ksp यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ksp का वैल्यू इसमें कम पाया जाएगा। तो Ksp MgCl2 का सबसे कम है, इसलिए HCl गैस जब पास करोगे तो Cl- की प्रेजेंस में इसका इक्विलिब्रियम ज्यादा पीछे जाएगा और इसके प्रेसिपिटेट या क्रिस्टलाइजेशन इस पार्ट में सबसे ज्यादा होगा। तो आप फाइनली इसमें आंसर 2 ले सकते हैं, तो अपना फाइनल आंसर 2 आ जाता है। The question says, find out the solubility of NiOH2 in 0.1 molar NaOH. Given that the ionic product of NiOH2 is 2 × 10⁻⁻15. तो हमें पता है अगर मैं NiOH2 लेता हूं, NiOH2, तो ये डिसोसिएट होकर Ni+2 और साथ में 2 OH- भी बनाता है। हमें सोल्युबिलिटी बतानी है, तो अगर मैं इसकी सोल्युबिलिटी से सपोज S लेता हूं तो इसकी यहां पे 2S लिख सकते हैं, लेकिन आपको साथ में NaOH की कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 m, तो ये कंसंट्रेशन भी यहां पे साथ में प्रेजेंट होगी 0.1 m। तो आप यहां देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो Ksp का वैल्यू है बहुत ज्यादा कम है, तो इस पार्ट में S को नेग्लिजिबल मानते हुए इसको आप रफली 0.1 ही ले लेंगे। तो जब मैं Ksp लिखता हूं, Ksp, तो मैं लिखूंगा Ni+2 की कंसंट्रेशन इंटू OH- की कंसंट्रेशन का पावर 2। तो ये Ksp का वैल्यू मुझे गिवन है 2 × 10⁻⁻15 और मैं इसकी सॉल्युबिलिटी S लिखता हूं और OH- की कंसंट्रेशन 0.1 × 2 है। इस बेसिस पर आप S कैलकुलेट करेंगे 2 × 10⁻⁻13 यहां पे आंसर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इस बेसिस पर आप आंसर 4 टिक कर सकते हैं। The question say for the reaction 2Cl gives Cl2, the correct option is, तो आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन है 2Cl, इसके कॉम्बिनेशन से Cl2 बनता है। इसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन देखना। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल से जब कंबाइन करता है तो एक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी बढ़ती है जिससे एनर्जी रिलीज होगी। तो आप ये कह सकते हो ऐसे केस में डेल्टा H जो है आपका रिएक्शन का वो नेगेटिव होना चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा आप देख सकते हैं दो पार्टिकल कंबाइन करके, दो रेडिकल कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाता है। इससे आप कह सकते हैं एंट्रोपी कम होनी चाहिए क्योंकि इसमें रैंडमनेस कम होती है, मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि डेल्टा S भी आपका यहां इस केस में नेगेटिव आएगा। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में डेल्टा H 0 से कम है, डेल्टा S भी 0 से कम है, तो 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम देख सकते हैं हमें कुछ लिगेंड दिए गए हैं, इनका फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो हम यहां देख सकते हैं इनमें SCN माइनस है, वो रेजोनेंस के चलते अपने नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे उसके फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है। और आप यहां बाकी पार्ट में अगर देखें तो इसके अंदर 2- चार्ज है, थोड़ा रेजोनेंस भी प्रेजेंट होगा, लेकिन CN माइनस अपने नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के चलते सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी इस पार्ट को रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन सेज
द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr+2 आयन इज। अगर आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्रोमियम में आप लिख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन तक तो आर्गन रहता है, इसके बाद 4s1 और 3d5 या आप 3d5 4s1 भी लिख सकते हैं। ये इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि 3d5 में ये स्टेबल फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्रोमियम+2 लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d4, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक 4s से निकलेगा, एक 3d से निकलेगा। तो आप जब d4 लिखते हैं तो d4 का मतलब है, अगर मैं इसमें 5 ऑर्बिटल इस तरीके से लूं तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ऐसे भरे गए हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का 4 × 4+2, तो इस बेसिस पर ये वैल्यू 4 के आसपास आती है और 4.90 आप इसमें लिख सकते हैं। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। आपको हर एक ऑप्शन में जितने भी मॉलिक्यूल दिए गए हैं उनमें सबका डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए। तो पहला केस लेते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरोन के ऊपर जब 3 फ्लोरीन इस तरीके से लगते हैं तो बिकॉज ऑफ द सिमेट्री आप ये बोल सकते हो कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है, इसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण नेट डायपोल मोमेंट रखता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमें हर एक कंपाउंड का जीरो डायपोल मोमेंट करना था। आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, यानी नाइट्रोजन के ऊपर 3 फ्लोरीन अगर लगे हुए हैं तो ऊपर इस लोन पेयर के कारण इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन में बोरोन ट्राइफ्लोराइड बिल्कुल ठीक है, इसका जीरो है डायपोल मोमेंट। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, तो आप देख सकते हैं बेरिलियम के ऊपर अगर 2 फ्लोरीन लगे हैं और बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर वगैरह भी नहीं है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा और जीरो आता है। ये भी ठीक ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड में तो C डबल बॉन्ड O यहां रहता है, C डबल बॉन्ड O, नेट डायपोल मोमेंट इसके अंदर भी जीरो है। इसके बाद अगर हम 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन यानी 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लगा है 1 और 4 नंबर पर, तो इसका डायपोल मोमेंट भी नेट जीरो होगा। तो ये थर्ड हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। एक बार फोर्थ पार्ट में भी चेक कर लेते हैं। अमोनिया गैस गिवन है तो अमोनिया में लोन पेयर होने के कारण वो इस तरीके से पिरामिडल फॉर्म में आएगा, तो इसका भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। Hi, the question says the following metal ion activates many enzyme participate in the oxidation of glucose to produce ATP and with sodium is responsible for the transmission of nerve signal। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा बायो से भी रिलेट करता है और नर्व सिग्नल वगैरह के लिए इनमें जो मेटल आयन काम का रहता है वो है पोटेशियम। तो आप इसमें थर्ड ऑप्शन यहां पे टिक कर सकते हैं। द क्वेश्चन से एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज। तो हमें मिथेनॉल बनाना है, यानी आप ये बोल सकते हैं C डबल बॉन्ड O यहां पे बनना चाहिए। तो ये तभी बनता है जब ये डबल बॉन्ड कार्बन कॉर्नर पर प्रेजेंट हो, क्योंकि ओजोनोलाइसिस में ये डबल बॉन्ड को तोड़ देता है और दोनों साइड डबल बॉन्ड O लगा देता है। तो आप देखेंगे इस केस में अगर ये डबल बॉन्ड टूटता है तो डबल बॉन्ड OCH2 इस तरीके से ये फाइनली हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा। तो आप बोल सकते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। Hi, the question says the rate constant for the first order reaction। हमें rate constant given है which is 4.606 into 10 to the power -3 second -1। The time required to reduce 2 gram of the reactant to 0.2 gram। 2 ग्राम रिएक्टेंट को, यानी अगर आपका रिएक्टेंट A है और उसको अगर आप रिएक्ट करवाते हैं तो इनिशियली वो 2 ग्राम था, 2 ग्राम से उसको 0.2 ग्राम में बदल देना है। यानी मैं इसके मोल की बात करूं तो मैं अगर इसमें इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसके मोल 2/m से 0.2/m हो चुके हैं। तो हम अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं KT = 2.303 log A नोट बाय AT, जहां पे A नोट इनिशियल स्टेज में उसकी कंसंट्रेशन है, AT फाइनल स्टेज में उसकी कंसंट्रेशन है। तो आप यहां लिख सकते हैं K का वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी 4.606 इंटू 10 to the power -3 इंटू हमें टाइम यहां रिक्वायर्ड है
2.303, ये कांस्टेंट है। log वाले इस पार्ट में आप यहां पे 2/m अपॉन वॉल्यूम भी अगर करते हैं तो नेट चेंज के साथ 2/0.2 यानी ये वाली वैल्यू आपकी 10 के इक्वल आ जाती है। हमें पता है log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो आपका जो टाइम है वो टाइम यहां आएगा 2.303 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4.606। हम 2.303 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 आ जाता है और कैंसिल होने पर आप लिख सकते हैं कि 500 सेकंड में ऐसा होने वाला है। तो इस बेसिस पे आप अपना आंसर सेकंड दे सकते हैं। द क्वेश्चन सेज रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव। तो आप देख सकते हैं हमें एसीटोन लेना है, ये आपका एसीटोन होता है। इस एसीटोन की रिएक्शन हमें करवानी है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो CH3MgCl के साथ ही रिएक्शन करवानी, जिसमें माइनस का चार्ज यहां अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ेगा और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद यानी H+ लगाने के बाद जो आपका फाइनली कंपाउंड बनता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी चीज इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसको हम बोल सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। जब हम नेचुरल पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो नेचुरल रबड़ की बात की जा रही है, जिसमें हम जानते हैं कि ये जितने भी ये कार्बन प्रेजेंट होते हैं या जो मोनोमर पार्ट है वो इस तरीके का प्रेजेंट होता है, और उसको जब आप पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें डबल बॉन्ड इस तरीके से बीच में शिफ्ट होते जाता है, और जितने भी ये पार्ट बनते हैं ये आपके सिस फॉर्म में बनते हैं, जो कि नेचुरली मिलने वाला कंपाउंड है। आप इसको नेचुरल पॉलीमर बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी फॉर्म में सब सिस होंगे, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, तो ये आपका नेचुरल रबड़ के तौर पर मिलता है। The question says identify the correct statements from the following. The first statement say CO2 is used as a refrigerant for ice cream and frozen food. बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। CO2 एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसको डायरेक्टली वेपर फॉर्म में बदला जाता है। इसके लिए मेनली आप बोल सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट में कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि उसके अंदर 26 मेंबर रिंग होते हैं और 12 5 मेंबर रिंग होते हैं, तो ये चीज उल्टी दे दी गई है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग होगा। तो ए भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है। सी स्टेटमेंट सेड ZSM5 ए टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस जियोलाइट का यूज एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने में किया जाता है। इसके बाद दिया गया डी स्टेटमेंट में CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। CO गैस काफी पॉइजनस होती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। काफी डेंजरस इस वजह से भी है क्योंकि कलरलेस होती है, हमें दिखाई नहीं देती, और ओडरलेस भी होती है, हम इसका स्मेल भी नहीं ले सकते। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हैं COD इसमें फाइनल आंसर होगा। तो इस बेसिस पर आप थर्ड ऑप्शन यहां चूज कर सकते हैं। The question says the correct option for the free expansion of an ideal gas under adiabatic condition। जब आपको adiabatic condition दी गई है तो आप चेंज इन एनर्जी या चेंज इन एनर्जी या हीट उसको जो सप्लाई की जा रही है वो जीरो लेंगे, क्योंकि एडियाबेटिक कंडीशन में कोई भी एनर्जी उसको सप्लाई या रिलीज नहीं की जाती। साथ में आपको फ्री एक्सपेंशन दिया गया, तो जब आप फ्री एक्सपेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है। ऐसे केस में वर्क डन भी हम जीरो लेते हैं। जब आप वर्क डन भी जीरो ले रहे हैं, एनर्जी क्यू भी आप जीरो ले रहे हैं, ऐसे केस में इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा। तो इसी के साथ आप बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर भी यहां पे जीरो ही आना चाहिए। तो सारे के सारे ऑप्शन जीरो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस बेसिस पर ये फोर्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्जा एसिड ऑफ सल्फर हैज OO लिंकेज, यानी परोक्सी लिंकेज होनी चाहिए। तो हम सभी का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले तो H2SO4 का स्ट्रक्चर देखते हैं। H2SO4 में इस तरीके से ये सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं कोई भी ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है। सेकंड केस में आप देख सकते हैं H2S2O8, यानी इस केस में अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से ये OH फिर O
O ये कनेक्ट होते हुए डबल बॉन्ड O, OH ऐसे ये पूरा पार्ट प्रेजेंट होता है। OO लिंकेज यहां प्रेजेंट है, ये हमारा आंसर होगा। इसी के साथ हम यहां पे H2SO7 अगर देखते हैं थर्ड पार्ट में, तो आप देखेंगे इसमें सल्फर डबल बॉन्ड O, OH, यहां O डबल बॉन्ड O, OH ये कंपाउंड रहता। आप देख सकते हैं कोई भी OO लिंकेज यहां प्रेजेंट नहीं है। H2SO3 इसमें अगर आप देखते हैं सल्फर फोर्थ ऑप्शन में S डबल बॉन्ड O, फिर OH और एक 3 ही O इसमें प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से कंपाउंड कोई भी OO लिंकेज इसमें नहीं होता, ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। Hi, the question says identify compound X in the following sequence of reaction। अगर आप देख सकते हैं तो इस कंपाउंड में हमें ऊपर CH3 गिवन है जिसका हेलोजिनेशन करवाना है। हेलोजिनेशन में क्या होगा कि ये H यहां से हटते चले जाएंगे, तो हो सकता है कि इन 3 में से केवल एक ही H हटे, हो सकता है यहां पे ये दोनों H भी हट जाए और हो सकता है ये तीनों H भी हट जाए। जैसे ये H हटते हैं उसके प्लेस पे वहां पे क्लोरीन लग जाता है और आप हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं तो ये क्लोरीन हटते हुए वहां पे OH लगेगा, ये दोनों क्लोरीन हटते हुए 2 OH लगेंगे जो फाइनली C डबल बॉन्ड O में बदल जाएगा। तीनों Cl हटने के बाद 3 OH लगने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। आप देख सकते हैं ये कार्बेल्डिहाइड यहां पे या बेंजल्डिहाइड आप बोल सकते हैं, बेंजल्डिहाइड यहां पे बना है, तो इस बेसिस पर आप बोलेंगे कि सिर्फ 2 ही क्लोरीन वहां पे लगे होंगे। द क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन Lu 71 175। आपको ये एक एटम दे रखा है जिसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी आपको गिवन है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूछा गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपसे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा जा रहा है तो आप इसके नीचे ये जो एटॉमिक नंबर लिखा है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहां पे सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को अगर आप हटा देंगे तो 104 आपके सामने आ जाता है। तो इस बेसिस पर आप बोल सकते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 71 104 71 71 104 71, इस बेसिस पर यह आपका फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर known for their catalytic activity due to the ability to adopt मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ये तरह तरह के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं कंपाउंड्स के साथ, इसलिए अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और कैटेलिटिक एक्टिविटी या कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कंपाउंड, जो एटम दूसरे कंपाउंड्स के साथ इंटरेक्ट करेगा वही तो कैटलिस्ट की तौर पे काम कर सकता है। जो कोई मेटल इस टाइप का हो जो थोड़ा कम रिएक्टिव हो वो ऐसी एक्टिविटी नहीं करता है। सेकंड स्टेटमेंट सेज इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म्ड when small atom like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल। तो इंटरस्टिशियल साइट्स जो होती है, जो एटम्स के अरेंजमेंट के बीच बीच में जो साइट्स होती है, जो वॉइड्स होते हैं, वहां पर अगर कोई एटम, दूसरे एटम वहां प्रेजेंट होते हैं तो उनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोल सकते हैं। छोटे एटम, इस टाइप के छोटे एटम उन बड़े कंपाउंड्स के, बड़े एटम्स के बीच में अगर प्रेजेंट है तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां चूज करना है। थर्ड ऑप्शन से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 एंड Cr2O7 आर नोट सेम। यहां नोट गिवन है, हम चेक कर लेते हैं। अगर आप क्रोमियम CrO4 अगर आप इसको बनाते हैं O- तो आप देख सकते हैं इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +6 नजर आएगा। अगर आप Cr2O7 बनाते हैं तो ये कंपाउंड O- इस टाइप से दिखेगा। इसमें 2 क्रोमियम जरूर है लेकिन दोनों में ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहां सेम है, बट हमें बोला गया है आर नॉट सेम, तो इनकरेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना था। तो बेसिकली ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, लेकिन यही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो लेने ही नहीं है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन लेना है। फोर्थ स्टेटमेंट से Cr+2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2 इन वाटर।
तो आप देख सकते हैं ये जो स्टेट दी गई है ये उनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर हम इसको बताते हैं, जिनमें उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स का ऑर्डर दिया होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायनिक डिटर्जेंट। जब कैटायनिक डिटर्जेंट की हम बात करते हैं तो उसमें कैटायनिक पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। तो हम यहां देख सकते हैं, यहां पे कैटायन तो सोडियम प्रेजेंट रहेगा, इसके अंदर भी कैटायन सोडियम प्रेजेंट है, इसके अंदर भी कैटायन सोडियम प्रेजेंट है। इस केस में एनायन तो Br माइनस है, बाकी का ये कैटायन होगा जिसमें सिट्राइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड ये प्रेजेंट है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसमें जो कैटायनिक पार्ट है, जो हाइड्रोफिलिक बड़ा पार्ट है, जो दूसरे पार्ट में जिसमें कार्बन चेन भी प्रेजेंट है वो कैटायन है। इसमें जो कैटायन है वो सोडियम होने के कारण सोडियम के साथ कोई कार्बन चेन प्रेजेंट नहीं है, Na+ की फॉर्म में वो रहता है, तो आप इसको कैटायनिक डिटर्जेंट बोल सकते हैं। Hi, the question says the freezing point depression constant Kf for benzene is 5.12 Kelvin. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 molal containing a non-electrolyte solute in benzene is. तो हमें ये पता है कि जब हम इसमें डेल्टा TF का वैल्यू निकालते हैं तो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट के लिए हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू Kf इंटू M यहां लिख सकते हैं। हमें यहां पे डेल्टा TF का वैल्यू निकालना है, KF का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि 5.12 है, इनटू आप मोलैलिटी यानी 0.78 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 0.078 से, तो ये वैल्यू रफली आपकी 0.4 के आसपास आ जाती है। सो इस बेसिस पर आप इसका आंसर सेकंड ले सकते हैं। हाय, द क्वेश्चन से आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। हमें नेम दे रखा है, यूपीएससी नेम दे रखा है कुछ एटम का, और साथ में उनके ऑफिशियल नेम भी गिवन है। तो हम देख सकते हैं यहां पे इन नेम के बेसिस पर हम उन एटम का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनिल अनियम, तो अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, अन का मतलब फिर से 1, यानी ये जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर 101 होगा, जिसका मेंडलीवियम नाम बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके साथ हम देख सकते हैं अनिल ट्रियम, तो आप सीख सकते हैं 1 नील 0 ट्रियम मतलब 3, जिसका नाम लॉरेंसियम, बिल्कुल ठीक नाम है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उसके साथ आप देख सकते हैं अन नील हेग्ज, यानी 1 नील का 0 हेग्ज मतलब 6 106 उसका एटॉमिक नंबर है। उसका सी बोर्गियम नाम बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसमें देख सकते हैं अन मतलब 1, फिर से अन मतलब 1, फिर से अन मतलब 1, यानी 111 ये इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो हम देख सकते हैं इसमें जो कंपाउंड का नाम दे रखा है वो तो 110 एटॉमिक नंबर वाले नाम से मैच करता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन है। इस बेसिस पर आप देखेंगे बी वाला केस बिल्कुल सही है, सी वाला भी सही है, डी वाला इनकरेक्ट है। हमें इनकरेक्ट मैचिंग यहां चूज करनी थी, तो फाइनली अपना आंसर 3 आ जाएगा। हाय, द क्वेश्चन से द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो राउट्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होता है, जो सोल्यूट और सोलवेंट के अपने इंटरेक्टिव फोर्सेस होते हैं, इंटरेक्शन फोर्सेस जो होते हैं, जब उनको मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो उस समय अगर इंटरेक्शन फोर्सेस में कमी आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि उससे पॉजिटिव डेविएशन होता है, जिससे टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा आने लगता है, जो राउट्स लॉ के फॉर्मूला से एक्सपेक्टेड था। तो हम देख सकते हैं पहला केस हमें दे रखा है बेंजीन और टोल्यूइन। तो अगर आप बेंजीन और टोल्यूइन दोनों को देखें तो दोनों ही एक टाइप से हाइड्रोकार्बन है, इसमें इतने ज्यादा डायपोल मूवमेंट नहीं होते कि फोर्सेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आए। आप फिर देख सकते हैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन भी पोलर होता है, क्लोरोफॉर्म भी पोलर होता है, दोनों में पोलैरिटी रहती है, इसलिए मिक्स करने से भी डायपोल मूवमेंट में इनके इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। फिर आप देख सकते हैं क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन दोनों ही एल्किल हैलाइड है, तो सिमिलर से इनके अंदर डायपोल मूवमेंट है, तो इसमें भी ज्यादा डिफरेंस यहां नहीं आता। यहां आप देख सकते हैं इथेनॉल, इथेनॉल को अगर आप लेते हैं तो ये हमारा इथेनॉल है, और एसीटोन को अगर आप लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका एसीटोन है। तो आप देख सकते हैं एसीटोन में तो मेनली डायपोल मूवमेंट रहता है और इसके अंदर H बॉन्डिंग रहती है। अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के कारण इन इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस बढ़ जाता है, जिससे उसमें H बॉन्डिंग में कमी आने लगती है। अगर H बॉन्डिंग में कमी आती है तो आप बोल सकते हैं इंटरेक्टिव फोर्सेस में कमी आएगी, जिससे ये मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। द क्वेश्चन से मैच दी फॉलोइंग, कुछ ऑक्साइड गिवन है, उनका नेचर
बेसिक न्यूट्रल एसिडिक और एम्फोटेरिक गिवन है, हमें इनका मैचिंग करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, इस बेसिस पर आप इसमें सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं। Ba बेरियम एक मेटल एटम है और इसकी मेटेलिक कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है, जिसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसे आप बेसिक ऑक्साइड के तौर पर ले सकते हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। Al2O3 मिडल में आता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इसका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, तो आप इसमें एम्फोटेरिक लिख सकते हैं। क्लोरीन हाईली नॉन मेटेलिक एटम होता है, तो इसका ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा, इस बेसिस पर आप इसमें थर्ड ऑप्शन ले सकते हैं। तो आप देखेंगे ए में सेकंड आएगा, ए में सेकंड आएगा यानी 1 में सेकंड आएगा, फिर आप इसमें ए में सेकंड, बी के अंदर फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में थर्ड, तो आप फर्स्ट आंसर इसमें ले सकते हैं। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। आप देख सकते हैं 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ O2 एंड 1 ग्राम ऑफ Ag हमें गिवन है। हमें जब मोल निकालना है n, तो हम उसमें वेट अपॉन मास नंबर से मोल निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप लिखेंगे 1/24 इतने मोल एटम प्रेजेंट होंगे। सेकंड ऑप्शन में आप बोल सकते हैं 1/32 इंटू 2 भी हमें करना होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन में O2 में 2 O एटम दिए गए हैं। थर्ड में अगर आप देखेंगे तो 1/7 आपको लिखना होगा, और फोर्थ केस में 1/108 Ag का सिल्वर का मास नंबर 108 है, तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपकी थर्ड है। The question say reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH is known as। तो अगर आप बेंजल्डिहाइड लेते हैं तो बेंजल्डिहाइड में ये कंपाउंड होता है, बेंजल्डिहाइड इसे बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। दूसरा एसिटोफिनोन, इस कंपाउंड को हम एसिटोफिनोन बोलते हैं, जिसमें एक तरफ पीएच और एक तरफ CH3 लगा होता है। अगर इस कंपाउंड को मैं NaOH की प्रेजेंस में लूं तो इसके अंदर अल्फा H प्रेजेंट है, तो ये उस पे भी अटैक कर सकता है, खुद के जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल पर भी अटैक कर सकता है। तो इसको मेनली हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे। अगर आप इसको हीट भी करते हैं तो ये कंडेंसेशन स्टेप तक भी जाएगा, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम इसे फाइनली कह सकते हैं। टेम्परेचर वैसे क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन और कोई ऑप्शन भी यहां मैच नहीं करता, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आप इसमें लेंगे। The question say a tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of the following। तो आप देख सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, यानी मैं अगर इस तरीके से लेता हूं, इसको हम टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बोलेंगे, और मैं अगर इसमें दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, तो अगर मैं इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन को लेता हूं तो ये मेरा सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है। आप क्लियरली देख सकते हैं इस कार्बोकेटाइन में 9 अल्फा H प्रेजेंट है और इसके अंदर सिर्फ 5 अल्फा H प्रेजेंट है, तो जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो इस बेसिस पर आप थर्ड आंसर इसमें ले सकते हैं। Hi, the question say which of the following is not correct about कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, इसके लिए हमें यहां पे नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। फर्स्ट पार्ट बोलता है इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में जाकर हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे ऑक्सीजन और कंबाइन वहां नहीं कर पाएगा, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर देता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सेकेंड स्टेटमेंट से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ये लेस स्टेबल होता तो उतना ज्यादा बनता ही नहीं, ये ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में, इसके कारण और ऑक्सीजन वहां पे कंबाइन नहीं कर पाती, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हमें यही चूज करना है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकंप्लीट कंबशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनता है, इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी सही स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना था, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक अमीनो एसिड। जब हम अमीनो एसिड की बात करते हैं तो इन जनरल अमीनो एसिड में COOH ग्रुप होता है, और साथ में आप ये बोल सकते हैं CH ऐसे लगने के बाद
NH2 ग्रुप रहता है और बाकी एक ग्रुप और यहां ऐसे लगा होता है। तो अगर हम किसी अमीनो एसिड को देखें, उसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक ही NH2 है, तो एसिडिक और बेसिक ग्रुप, यानी ये एसिडिक ग्रुप है, ये NH2 बेसिक ग्रुप है। एसिडिक और बेसिक ग्रुप अगर इक्वल है तो हम उसे ना एसिडिक अमीनो एसिड बोलते हैं ना बेसिक अमीनो एसिड बोलते हैं। जिसमें इस NH2 ग्रुप का नंबर बढ़ता है उसे हम बेसिक अमीनो एसिड बोलते हैं, जिसमें COOH का ग्रुप का नंबर बढ़ता है उसे हम एसिडिक अमीनो एसिड बोलते हैं। तो इन सब में अगर आप लाइसिन की बात करें तो उसमें क्या होता है, ये ग्रुप जो G ग्रुप लगा हुआ है, CH2 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 NH2 इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो आप ये बोल सकते हैं इसमें 2 NH2 ग्रुप होने के कारण बेसिक ग्रुप का नंबर बढ़ जाता है। बाकी में किसी में सब में OH टाइप का ग्रुप है या ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो आप ये बोल सकते हैं बेसिक ग्रुप नंबर में ज्यादा होने के कारण इसे हम बेसिक अमीनो एसिड भी बोलते हैं। हाय, द क्वेश्चन से यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म A। हम सबसे पहले यूरिया को ले लेते हैं। इसमें बोला गया यूरिया रिएक्ट विद वाटर, ये हमारा यूरिया का फॉर्मूला है। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो इट विल फॉर्म ए विच डिकम्पोज, यानी एक कंपाउंड बनता है जिसमें आप NH2OH और साथ में CO2 गैस यहां रिलीज हो जाती है। तो ये इसी कंपाउंड की बात कर रहा है जो कि A बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इस कंपाउंड को जब आप डिकम्पोज करते हैं, बोलता है B, बोलता है इसमें A विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म B, A डिकम्पोज होकर B बनाएगा, यानी A ने NH3 प्लस H2O बनाया, तो आप इसको B बोल सकते हैं, NH3 को। अगले स्टेप में बोला गया B व्हेन पास थ्रू Cu+2। अब B को अगर आप इसमें Cu+2 से पास करते हैं, Cu+2 से, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसमें CuNH3 4 और इसमें +2 का चार्ज ले सकते हैं, जिसमें इस स्टेट में ये ब्लू कलर दिखाता है, विच गिव्स ब्लू कलर सॉल्यूशन। C इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C इन द फॉलोइंग। तो आप ये बोल सकते हैं इस बेसिस पर आपका जो C का फॉर्मूला है वो ये आ जाता है। Hi, the question say a mixture of N2 and argon gas in a cylinder contain 7 gram N2 and 8 gram argon। ये हमें given है if the total pressure of the mixture of the gas in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N2 is। हमें क्या गिवन है, हमें WN2 गिवन है, N2 का वेट गिवन है जो कि हमारे पास सिर्फ 7 ग्राम है। N2 का वेट हमारे पास सिर्फ 7 ग्राम है। साथ में हमें वेट ऑफ आर्गन भी गिवन है, आर्गन का वेट हमारे पास गिवन है 8 ग्राम। 7 ग्राम और 8 ग्राम इनका वेट दिया गया। अगर मैं N2 के मोल निकालूं तो N2 के मास को मैं 7 को इसको डिवाइड करूंगा 28 से मैं डिवाइड करूंगा, ये N2 के मोल आ जाते हैं मेरे पास। इसी तरीके से अगर मैं मोल आर्गन के निकालता हूं तो ये 8/40 मोल आ जाता है। तो जैसे ही मैं इनके मोल निकालता हूं, इन दोनों के मोल से इसमें मोल फ्रैक्शन में निकालता हूं XN2, तो मैं यहां लिखूंगा मोल्स ऑफ N2 जो कि 7/28 है, डिवाइड बाय 7/28 प्लस 8/40 मैं यहां लिख सकता हूं। तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शन आ जाते हैं। मोल फ्रैक्शन आने के बाद अगर मुझे N2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मैं N2 के मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मुझे टोटल प्रेशर यहां 27 दिया गया है, तो मैं जब इसमें XN2 इंटू 27 इससे जब मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू मेरी 15 बार आ जाती है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन से आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट से ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसमें से SO2 गैस इवॉल्व होती है ना कि CO2 गैस। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सेकंड ऑप्शन में बोला गया है वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्कल मेथड। इसे तो मुंड प्रोसेस से किया जाता है, वैन आर्कल मेथड वाला ये ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप। बिल्कुल ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको आप जब ठंडा करते हैं तो आप वैरायटी ऑफ शेप इसे दे सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया रफ आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन। रफ आयरन तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होती है जिसमें 4% कार्बन होता है, ये तो इम्प्योर बोला गया, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। हाय, द क्वेश्चन से हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। सुक्रोज एंड वाटर ऑन कॉम्बिनेशन गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज 2 × 10⁻13 और आपको
टेम्परेचर भी गिवन है एट 300 केल्विन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर जी नोट एट द सेम टेम्परेचर विल बी। तो हमें पता है कि जो डेल्टा जी नोट का वैल्यू है वो होता है डेल्टा जी माइनस 2.303 आर टी log Q। अगर हम इस 2.303 को ना लिखें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस आर टी ln Q। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी हमारा 0 होता है और Q हमारा Kc के इक्वल आ जाता है, तो डेल्टा जी नोट की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू होती है माइनस आर टी ln Kc। तो हम जानते हैं कि इस केस में R का वैल्यू 8.314 हम यूज करने वाले हैं, तो आप लिखेंगे माइनस 8.314। इसकी यूनिट अगर हम जूल वाली यूनिट ले तो जूल मोल -1 केल्विन -1 आप ये ले सकते हैं। टेम्परेचर हमें 300 केल्विन लेना है और ln K का वैल्यू, Kc का वैल्यू 2 × 10⁻13 हमें ऑलरेडी गिवन है, तो आप इस बेसिस पर ये फाइनल आंसर यहां टिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इन सभी ऑप्शंस में से ये करेक्ट ऑप्शन है। हाय, द क्वेश्चन से आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एटम है, दो एटम आपस में कंबाइन करके रखे हुए हैं। हम इस क्वेश्चन को वैसे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे करेंगे, जिसमें हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इन मॉलिक्यूल्स में। तो हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग, आप लिख सकते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन, इनको माइनस करते हुए जब हम दो से डिवाइड कर देते हैं तो इसके बाद हमारा जो आता है बॉन्ड ऑर्डर आता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो वो स्पीसीज एग्जिस्ट करती है। तो हम यहां वैसे भी कर सकते थे, हीलियम के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं होती क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होने से 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। इस बेसिस पर ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। हाय, द क्वेश्चन से एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ ए रिएक्शन लीड टू द चेंज इन। अगर हम कंसंट्रेशन बदलते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज बदल जाती है। अगर ये चीज बदलती है तो हम ये बोल सकते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी में काफी चेंज आ जाता है, क्योंकि ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। बाकी की चीजों में अगर आप देखें हीट ऑफ द रिएक्शन, ये मेनली मोल पर डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन बदलने से मोल बदले ये जरूरी नहीं है। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये कंपाउंड के नेचर पर डिपेंड करती है, एक्टिवेशन एनर्जी भी, लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूलर डेंसिटी पर डिपेंड करती है, जो कि हमारी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। इस बेसिस पर हमारा थर्ड फाइनल आंसर है। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं तो मोस्टली सिमेट्रिकल टाइप के एल्कीन मेनली बनते हैं, मेजर फॉर्म में बनते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगर मैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की बात करूं तो ये हमारा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है। इस पार्ट को, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो दोनों चीजें सिमेट्रिकल है, यानी सिमेट्रिकल कंपाउंड बना है। ये हमारा बन सकता है। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, नहीं बना सकते। हेप्टेन की मैं बात करूं तो हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं, तो 7 कार्बन में आप देखेंगे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि दोनों साइड हम अगर कंबाइन करें तो 3-3 कार्बन या 3-4 कार्बन कंबाइन करेंगे, जिससे सिमेट्री नहीं आती। ये इतना अच्छी यील्ड में हम नहीं बना पाएंगे। इसके बाद ब्यूटेन में अगर आप देखते हैं तो सिर्फ 4 कार्बन होने से ये वाला बॉन्ड आपने कनेक्ट किया होगा, जिससे सिमेट्रिकल कंपाउंड बन चुका है। हेक्सेन की बात करें, एन हेक्सेन की, तो 6 कार्बन इसके अंदर होते हैं। इस बीच वाले बॉन्ड को अगर मैं तोड़ दूं तो आप देख सकते हैं दोनों कंपाउंड सिमेट्रिकल फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये कंपाउंड भी बन सकता है। तो हमारा सेकंड कंपाउंड यहां पे नहीं बन पाएगा। द क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव कार्बिल एमीन टेस्ट। तो कार्बिल एमीन में क्या होता है, इस तरीके से NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको हम CH Cl3 और बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद इस तरीके से आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है, जिसकी स्मेल से हम पता लगाते हैं कि ये 1 डिग्री एमीन था, यानी 1 डिग्री एमीन का टेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं यहां तो ये 2 डिग्री नजर आता है, यहां पे आपको देखेंगे ये आपको 3 डिग्री नजर आता है, ये भी 2 डिग्री नजर आता है, और यहां पे ये बिल्कुल 1 डिग्री प्रेजेंट है। तो ये आइसोसाइनाइड बना सकता है और ये टेस्ट दे सकता है। तो हमारा फोर्थ फाइनल आंसर है। The question says on electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode the product obtained at the anode will be। तो जब हम H2SO4 लेते हैं,
H2SO4 वो भी डाइल्यूट एक्वस कंडीशन में, तो हम ये बोल सकते हैं H2SO4 से हमें H+ मिलेगा और SO4 2- मिलता है। साथ में एक्वस फॉर्म भी दे रखी है, यानी वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर से हमें H+ मिलता है और OH- भी मिलेगा। यानी एनोड पर वो चीजें जाएगी जिनका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, जिनके पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो हमें पता है कि SO4 2- और OH- में OH- का ऑक्सीडेशन होगा। OH- अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हुए ऑक्सीजन O2 गैस का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों में प्रायोरिटी पे ऑक्सीडेशन इस OH- का होगा। तो आप इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज होगी। द क्वेश्चन से व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज है? तो सबसे पहले तो हम ये रिएक्शन देखते हैं। इसमें कार्बन यानी CH4 यहां गिवन है। CH4 कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से, 4 बॉन्ड प्रेजेंट होने से इसका -4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब आप इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवाते हैं तो इससे CCl4 ये कंपाउंड हमारा बना है CCl4। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पे ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी आप बोल सकते हैं -4 से +4 ये चला जाता है और इस बेसिस पर आप सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं। द क्वेश्चन से एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स। तो सबसे पहले तो हम एनिसोल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एनिसोल में इस तरीके से बेंजीन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन है, ऊपर CH3 प्रेजेंट है। जब आप इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, HI एक एसिड है, अपना H+ इस ऑक्सीजन पर अटैक करवाता है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि ये ऑक्सीजन इस बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में था और I- यहां प्रेजेंट है, तो ये I- कार्बन पर, जहां की क्राउडिंग बहुत कम है, अटैक करके SN2 रिएक्शन के साथ इस टाइप से ये प्रोडक्ट बना देता है। इसमें यहां बेंजीन पर OH रह जाएगा, ये भी स्टेबल है, ऑक्सीजन रेजोनेंस में प्रेजेंट है और साथ में यहां पे CH3I ये कंपाउंड बन जाता है। तो अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो इस बेसिस पर फोर्थ हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, जिसमें ये आयोडीन के फॉर्म में इस तरीके से कनेक्टेड है। The question says measuring zeta potential is useful in determining which of the following प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि जो जीटा पोटेंशियल होता है उसका ज्यादा चेंज, जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू में जो चेंज है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये बोल सकते हैं सोल्युबिलिटी तो इसमें नहीं है, आप लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। जितना ज्यादा रेंज रहेगी उतना ज्यादा कोलॉइडल पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी होती है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द क्वेश्चन सेज पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, पार्टीशन लगा देते हैं दो अलग अलग सॉल्यूशन के बीच में। तो इसको आप पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोल दे सकते हैं, क्योंकि आप पार्टीशन उसके अंदर लगाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। द क्वेश्चन से मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। हमें कुछ ऑप्शन दिए गए, उनकी मैचिंग करनी है इनके साथ। तो सबसे पहले पार्ट में तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस गिवन है, जिसको हम सिंथेटिक गैस भी बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें मैच करता है, सिंथेटिक गैस। सेकंड बी पार्ट में टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर आप टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करते हैं तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। तो इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन यहां पे रख सकते हैं। B2H6 बोरोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ब्रिज बॉन्डिंग की मदद से उसमें डेफिशिएंसी दूर करने की तो कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी वो कंपाउंड बनाना बॉन्ड वगैरह के कारण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। तो आप बोल सकते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। तो आप इसके अंदर सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। H2O2 की अगर मैं बात करूं तो H2O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनने के बाद H और ये जो दूसरा H होता है, ये एक तरीके से एक H दूसरे H के बिल्कुल अपोजिट नहीं होता। आप ये मान सकते हैं कि एक ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। तो इस बेसिस पर आप इसमें नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर इसमें ले सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन यहां ले सकते हैं। तो आप बोलेंगे A के अंदर थर्ड आएगा, A के अंदर थर्ड आएगा और B के अंदर फर्स्ट आता है। तो इस बेसिस पर C के अंदर यहां सेकंड और D के अंदर फोर्थ, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।